Hello everyone. So this is the first lecture regarding your subject agricultural microbiology. This is an introductory lecture about this subject. In this subject we will study the relation of microbiology with the agriculture. That जो microbiology है वो कैसे relate करता है agriculture से. ठीक है, इट्स एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर. इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बच्चे. What is microbiology? Microbiology term itself describes, if we divide this word into different parts, then what does micro means? Micro means small or minute things. जो भी चीजें छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उसके लिए माइक्रो वर्ड यूज करते हैं. एंड व्हाट डज बायो मीन? बायो मीन्स लिविंग थिंग्स. The word logy means study. So what is microbiology? Microbiology is the study of small living things. The study of micro living things. उसको हम बोलते हैं microbiology. The small living things जो microbiology के अंडर आती हैं. जब भी हम कभी भी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सुनते हैं या माइक्रोबायोलॉजी टर्म देखते हैं तो उसमें क्या आता है? मेनली माइक्रोब्स. तो क्या होते हैं ये सारे माइक्रोब्स? जनरली जब भी हम माइक्रोब वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है माइक्रोब मीन्स बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मीन्स डिजीज. ऐसा कुछ हमें लगता है कि अगर हम माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स के बारे में स्टडी करेंगे. और वो स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमन काइंड के लिए बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं. लेकिन क्या वाकई ही ऐसा है? हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही होता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं या माइक्रोब्स में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, कोई अदर ऑर्गेनिज्म नहीं होता. और जो बैक्टीरिया है वो हमेशा डिजीज ही कॉज करते हैं. ऐसा नहीं है. अगर हम माइक्रोब्स की बात करते हैं, द माइक्रोब्स विच वी स्टडी इन माइक्रोबायोलॉजी, तो उसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन जो हम सबको पता है, दैट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अलावा there are other lower organisms, protozoa. Then another living group, that is fungi. The next one, that is algae and virus. So there are many living organisms or the living groups which come under the category of microbes. इन सब को ही हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. ठीक है. बैक्टीरिया, क्या इसके यूजफुल नेगेटिव इफेक्ट्स हैं? सेम प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, वायरस, ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और ये हमारे लिए यूजफुल हैं या हमें कोई नुकसान पहुंचाते हैं? इन सब का एग्रीकल्चर से क्या रिलेशन है? वो सारी चीजें. So these are the living organisms और the living groups जो माइक्रोब्स के अंदर आते हैं. क्या है ये सारी चीजें? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, वायरस, हम सबको पता है these are the lower living organisms. ठीक है. लेकिन जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल. कोई भी लिविंग बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो सेल है. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम सेल के बेसिस पे डिवाइड करना चाहें तो हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं. या तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे. तो क्या जो मैंने यहाँ पे 5 ग्रुप्स लिखे हैं वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, या उनमें से कुछ यूनिसेलुलर है कुछ मल्टीसेलुलर है? तो अगर हम इन सब की बात करें बच्चे तो इसमें से जो बैक्टीरिया है दे आर जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो प्रोटोजोआ है
दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो बहुत सारे फंगल ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, एल्गी जो मल्टी सेलुलर है। जो वायरस है बच्चे वो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसे हम अलग डिस्क्राइब करेंगे। सो यूनिसेलुलर में मेनली बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स या प्रोटोजोआ आते हैं, और जो मल्टी सेलुलर है उसके अंदर फंजाई या एल्गी आती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फंजाई या एल्गी है वो यूनिसेलुलर नहीं हो सकते, वो दोनों ही हो सकते हैं। बहुत सारे कुछ फंगल ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर भी हैं। उसकी एक कॉमन एग्जांपल है दैट इज ईस्ट, या बोल सकते हो एक ही फंगल ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है। उसके अलावा बाकी सारी फंजाई या जो फंगल ग्रुप है वो मल्टी सेलुलर कैटेगरी में आता है। वैसे ही एल्गी के भी कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं। सो फंजाई या एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आएंगे। सो ये तो एक क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोब्स के ग्रुप्स हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अलावा जो ये माइक्रोबियल ग्रुप्स हैं ये यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं या प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये टर्म्स क्या है, यूकैरियोट क्या है, प्रोकैरियोट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी के अंदर और कुछ आते हैं यूकैरियोट्स की कैटेगरी के अंदर। वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी व्हाट आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं which do not have nucleus, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। Because the term says that pro means before, कैरियोट word means nucleus. So वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस बनने से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, मतलब उनके अंदर फुल फ्लेश्ड न्यूक्लियस नहीं होता, या हम बोल सकते हैं द सेल इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वो सेल, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जो न्यूक्लियस बनने से पहले थे, उनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। और इसके अंदर माइक्रोबियल कैटेगरी में से कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोट्स, दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। सो जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट, जो बहुत कॉमन ऑर्गेनेली है सेल की न्यूक्लियस, वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसका जो नेम है उसका भी यही मतलब है, यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। सो वो ऑर्गेनिज्म या वो सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूकैरियोट्स। मैंने आपको माइक्रोब्स के बहुत सारे ग्रुप्स बताए, उसमें से बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है, और रेस्ट जो बाकी सारे हैं, चाहे वो प्रोटोजोआ है, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो फंजाई है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? यूकैरियोट्स के अंदर। दीज ऑल आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। वो यूनिसेलुलर, जो प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, एल्गी फंजाई यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। सो अभी तक हमने क्या देखा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है बच्चे? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स स्टडी ऑफ जो स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। स्मॉल डजंट मीन इतना सा स्मॉल या इतना सा स्मॉल। स्मॉल मीन्स माइक्रो, द माइक्रो वर्ड मीन्स वो चीज जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते,
उसको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप। ठीक है। और बैक्टीरिया है, अगर मेरा ये हाथ भी है या बोर्ड है या मार्कर है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया नहीं होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे इसके ऊपर, लेकिन वो मुझे मेरी नेकेड आई से नहीं दिख रहे। क्यों? बिकॉज दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर मुझे उनको देखना है तो मैं माइक्रोस्कोप में ही देख सकती हूँ। सो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उन माइन्यूट ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। उसके अंदर कौन कौन से लिविंग ग्रुप्स आते हैं? सिर्फ बैक्टीरिया नहीं आते, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, वायरस, दीज आर सम ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिक ग्रुप्स जो माइक्रोब्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जितने भी ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, वो सारा हमने डिस्कस किया। इसके बाद टर्न आती है बच्चे वायरस की। मैंने आपको 5 ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था या उनके ग्रुप्स के बारे में बताया था। आपने एल्गी, फंजाई वो थोड़ा सा देखा चलो, लेकिन वायरस की बात नहीं करी। वायरस भी किसके अंदर आता है? माइक्रोब्स के अंदर। जो वायरस है बच्चे, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या वो नॉन लिविंग है? कैसे आइडेंटिटी होती है किसी वायरस की? इट डिपेंड्स अपॉन सम कंडीशंस। वायरस को हम लिविंग भी बोल सकते हैं, वायरस को हम नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं, लेकिन कब? वायरस को लिविंग बोला जाता है जब वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे कोरोना वायरस ही है, उस वायरस को लिविंग वायरस बोला जाएगा जब वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा, जब वो उसको अफेक्ट कर रहा है, देन उसकी स्टेट लिविंग मानी जाएगी। जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी से बाहर आता है, अपने होस्ट से बाहर आता है, किसी अदर सरफेस पे है, किसी टेबल पे है, किसी चेयर पे है, ठीक है, किसी अदर सरफेस पे है, होस्ट बॉडी से बाहर, तब हम उसको बोलते हैं नॉन लिविंग, आउटसाइड द होस्ट बॉडी। सो वायरस लिविंग कंसीडर किया जाता है जब वो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर होता है, और उसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं जब वो होस्ट की बॉडी से बाहर आ जाता है। सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है वायरस के। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वायरस एक प्रोटीन कोट होता है आउटसाइड, और उस प्रोटीन कोट के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है, डीएनए वायरसेस होते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए भी हो सकता है, आरएनए वायरसेस होते हैं। तो वायरस किस चीज से बनता है? एक प्रोटीन कोड और उसका जेनेटिक मटेरियल। उसको लिविंग भी बोला जा सकता है जब वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर है, उसको नॉन लिविंग भी बोला जा सकता है जब वायरस आउटसाइड द होस्ट बॉडी है। तो ये कुछ चीजें हैं वायरस के बारे में। ठीक है जी। इसके अलावा आपने कुछ वर्ड्स अभी हमने लिखे थे या माइक्रोबियल ग्रुप्स मैंने लिखे थे। These are the prokaryotic organisms, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चे। अगर हम हायरार्की वाइज देखें, उसके बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बट अगेन both come under the category of lower organisms। यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई आप बोल सकते हो। देन उसके बाद आ जाती है फंजाई एंड एल्गी। ये दोनों क्या चीजें हैं? ये दोनों भी यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन दीज आर द लोअर प्लांट्स। कंप्लीट प्लांट्स नहीं है बच्चे। जैसे अगर हम नॉर्मल प्लांट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें कंप्लीट रूट, शूट वो सारे सिस्टम्स मिलते हैं, लीव्स मिलते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं कि ये प्लांट है।
मतलब कुछ करेक्टर्स हैं। फंजाई या एल्गी के अंदर जो मेजर जो डेवलप्ड करेक्टर्स हैं प्लांट्स के वो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो इनको प्लांट के रिलेटेड बनाते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो यहीं से इवॉल्व हुए होंगे। सो दीज आर द लोअर प्लांट्स, छोटे प्लांट्स होते हैं फंजाई और एल्गी, अगर आप इन दोनों ग्रुप्स की बात करते हो तो, ठीक है। सो दीज आर अबाउट डिफरेंट लिविंग ग्रुप्स या डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो माइक्रोब्स के अंदर आती हैं, जो हम जिन सबको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ये तो था आपका फर्स्ट मिसकंसेप्शन कि हम सबको लगता है माइक्रोब्स मीन्स बैक्टीरिया। तो इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोब मीन्स डजंट ओनली मीन बैक्टीरिया, इसके अलावा भी इसमें और लिविंग ग्रुप्स आते हैं जैसे फंजाई, एल्गी, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। दूसरा हमें लगता है माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरिया मीन्स डिजीज, कोई नेगेटिव चीज, कोई हार्मफुल चीज, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी माइक्रोब्स हैं हार्मफुल भी होते हैं मैनकाइंड के लिए या प्लांट्स के लिए या अदर लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन साथ ही साथ यूजफुल भी होते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि कैसे माइक्रोब्स का कौन कौन सा हार्मफुल इफेक्ट है, कौन कौन सा यूजफुल इफेक्ट है। अगर हम हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हैं बच्चे, तो एक तो माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो डिजीज किसी ह्यूमन को हो रही है, चाहे वो डिजीज किसी प्लांट को हो रही है, चाहे किसी अदर एनिमल को हो रही है। सो हार्मफुल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा जो आपका फूड है उसको स्पॉइल करते हैं। फूड स्पॉइलेज माइक्रोब्स की वजह से होती है। जब हम बोलते हैं कि खाना खराब हो गया है, अब हम इसको नहीं खा सकते, तो खाना खराब होने का क्या मतलब है कि उस खाने के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है या फंगल ग्रोथ हो गई है, ठीक है, या किसी तरह का वायरस आ चुका है। सो वो फूड, जब वो खाना खराब होने का मतलब है उसके अंदर माइक्रोब्स का ग्रो कर जाना। सो फूड स्पॉइल होता है माइक्रोब्स की वजह से। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा अगर हम हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो डिजीजेस टू वेरियस क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जिनकी ईल्ड सिर्फ और सिर्फ डिजीज की वजह से कम हो जाती है। वो डिजीज फंगल डिजीज भी हो सकती है, वो बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकती है, वो कोई वायरल डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। सो जो क्रॉप्स को डिजीजेस कॉज करते हैं माइक्रोब्स, जो स्पेसिफिकली डायरेक्टली कंसर्न्ड है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी से, इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं। अदरवाइज हमें माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करने का क्या पर्पस, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है क्रॉप से, एग्रीकल्चर से। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं माइक्रोब्स के, डिजीज कॉज करना, फूड को स्पॉइल करना, क्रॉप्स का जो यील्ड है उसको रिड्यूस कर देना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल नहीं है, इसके बहुत सारे यूजफुल इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि देयर इज अ प्रोसेस नोन एज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का क्या मतलब है? किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करना, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, कोई भी लिविंग डेड ऑर्गेनिक मैटर उसको खत्म करना, दैट इज द प्रोसेस विच इज नोन एज डीकम्पोजिशन। कौन करवाता है डीकम्पोजिशन? किसकी वजह से होती है डीकम्पोजिशन? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स की वजह से। अगर डीकम्पोजिशन नहीं होगी तो आप इमेजिन करो जो डेड बॉडीज हैं, जो कोई एनिमल मर जाता है या जो वेस्ट प्लांट्स हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगी। तो इस अर्थ के ऊपर जितना लिविंग क्रिएचर है उससे कहीं ज़्यादा डेड बॉडीज हो जाएंगी। सो उनको ख़त्म करना, उनको यहाँ से रिमूव करना, उसमें डीकम्पोजिशन प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है। और वो डीकम्पोजिशन प्रोसेस किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। सो ये यूजफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट है देयर आर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जिसमें से एक बहुत कॉमन प्रोसेस आता है, दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? जिस प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल बनती है, अल्कोहलिक बीवरेजेस बनती है, वो फर्मेंटेशन कौन करवाता है? किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से। अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो इतना इम्पॉर्टेंट
जो अल्कोहल है या जो बेवरेजेस है वो नहीं बन सकते, फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। इसके अलावा फर्मेंटेशन यूज होती है जब ब्रेड वगैरह बनते हैं, है ना, ईस्ट की हेल्प से, वहाँ पे भी फर्मेंटेशन ही होती है। जो वो वाली इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी अल्टीमेटली ईस्ट फंगल ऑर्गेनिज्म ही यूज हो रहा है, तो वो भी तो माइक्रोब है, वो भी हमें किसकी देन है, माइक्रोब्स की। बहुत सारे न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं सॉइल के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स की हेल्प के बाद ही पूरे हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, प्लांट्स को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है प्लांट्स उसको डायरेक्टली अपटेक नहीं कर सकते। प्लांट्स को सॉइल से नाइट्रोजन अपटेक करने के लिए पहले उस सॉइल को फिक्स होना पड़ता है, उसको अपटेक फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। उसको अपटेक फॉर्म में कन्वर्ट कौन करवाता है, बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो नाइट्रोजन है वो अपटेक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, प्लांट्स उसको नहीं ले सकेंगे। और देयर आर 3 मेन न्यूट्रिएंट्स जिनके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। सो नाइट्रोजन बहुत जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। सो नाइट्रोजन का वो साइकिल, न्यूट्रिएंट्स का वो साइकिल कौन कंप्लीट कराता है, माइक्रोब्स कंप्लीट करवाते हैं। सो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है जी। सो दीज आर, इसके अलावा मेडिसिन्स या फिर ड्रग्स, बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो हमें बैक्टीरिया से मिलती हैं, जो हम माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी ऐसी हैं, मतलब वो मेडिसिन जिससे हम बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, वो मेडिसिन भी हमें बैक्टीरिया से ही मिलता है। सो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो हम माइक्रोब से लेते हैं, चाहे वो एल्गी है, फंजाई है या बैक्टीरिया है, ठीक है। सो दीज आर सम यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रोब्स। सो इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोब्स डजंट ओनली मीन डिजीज और सम kind of harmful organism. No, microbes means the organisms which have both harmful and useful effects on animals, plants or the humans. ठीक है, so microbes के harmful effects भी रहते हैं, साथ साथ useful effects भी रहते हैं। so इसके बाद अभी तक हमने जर्नल पढ़ा है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसके अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, चाहे वो फंजाई है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, क्या उनके यूजफुल इफेक्ट्स हैं, क्या उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आपको ये भी पता चल गया होगा कि जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती हैं क्रॉप्स को, है ना, बहुत सारी डिजीज कॉज होती हैं क्रॉप्स को, तो वो किसकी वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से। क्रॉप्स एग्रीकल्चर का पार्ट है, डिजीज कॉज बैक्टीरिया की वजह से होती है, दैट्स व्हाई दीज टू टर्म्स आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। देन मैंने आपको बोला कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है सॉइल के अंदर वो किसकी वजह से पूरे होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से या फिर माइक्रोब्स की वजह से। वहाँ पे भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द क्रॉप्स। सो माइक्रोबायोलॉजी रिलेट करती है एग्रीकल्चर से, इसीलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे हिस्ट्री के जो माइक्रोबायोलॉजी है क्या वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से हमें पता चला कि माइक्रोब्स का भी कोई यूजफुल इफेक्ट हो सकता है या माइक्रोब्स का भी कोई हार्मफुल इफेक्ट है, या इसको हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं या पहले कहाँ पे यूज करते थे, वो सारी चीजें हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड उसके बाद हम आएंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के ऊपर। So step by step we will do all the topics which are there in your syllabus. Agricultural microbiology is just an introductory lecture जिसमें हमने थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में या उसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे। So this is all about today. Thank you.